कोर्ट की अवमानना के मामले में हाईकोर्ट में हुई रामपाल की पेशी। सरकार से मांगी मामले की डिटेल रिपोर्ट। 28 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। पेशी के बाद पुलिस कस्टडी में रामपाल को ले जाया गया हिसार। यहां दर्ज मामलों में की जाएगी जांच। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर डीजीपी को हलफनामा देने को कहा। साथ ही सतलोक आश्रम में हथियार या बंकरों की मांगी जानकारी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश, दूसरे डेरों में मौजूद हथियारों का भी लगाया जाए पता। रामपाल की गिरफ्तारी के पूरे प्रकरण में खर्च पर चंडीगढ़ प्रशासन ने सौंपी रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से भी मांगा खर्च का ब्यौरा। हत्या मामले में रामपाल की जमानत रद्द। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। 2006 में हुई युवक की मौत के मामले में जमानत पर थे रामपाल ने दी सफाई। बोले आश्रम में नहीं बनाया किसी को बंधक और पहले बीमार था, अब ठीक हूं। सतलोक आश्रम में मिली नशीली दवाइयां एवं तहलका के पास आश्रम के भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एसआईटी की ओर से सतलोक आश्रम का सर्च ऑपरेशन जारी। सभी रामपाल समर्थकों को बाहर निकाला गया। और कोसली में एसबीआई बैंक की शाखा से एक युवक के बैग से 1 लाख रुपए चोरी कर महिला फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। नमस्कार, हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सतलोक से जेल लोक की। सतलोक आश्रम के संचालक संत रामपाल को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर हाईकोर्ट में पेश किया। उसके बाद उसे पुलिस कस्टडी में हिसार भेज दिया। इन्वेस्टिगेशन वहां भी होगा। मतलब अब रामपाल पूरी तरह से शिकंजे में है। कई नए मुकदमे दर्ज हो गए हैं। अब रामपाल को लग रहा होगा कि खुद अगर पेश हो जाता तो शायद बच जाता, लेकिन इस पर उनका कहना है कि उन्हें खुद बंधक बनाकर रखा गया था आश्रम में। दूसरा, हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक दूसरे डेरों पर भी शिकंजा कस सकता है। इन सब पर चर्चा करेंगे विस्तार से। कोर्ट की अवमानना के मामले में रामपाल को आज हाईकोर्ट में पेश किया गया। मामले में सुनवाई के बाद अगली सुनवाई 28 नवंबर तय की गई है। वहीं हाईकोर्ट ने सरकार से पूरे मामले की डिटेल रिपोर्ट मांगी है और डीजीपी को हलफनामा देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट में पेश होने से अब तक नानुकुर करते रहे रामपाल को आखिरकार वीरवार को अवमानना के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पेश किया गया। करीब आधे घंटे तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के सलाहकार वकील अनुपम गुप्ता ने पत्रकारों को बताया कि हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले में डिटेल रिपोर्ट मांगी है। साथ ही इस मामले में डीजीपी को हलफनामा देने को भी कहा है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। दोबारा हाईकोर्ट के सामने 28 नवंबर को प्रस्तुत किया जाएगा। तो वहीं हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि अगर सतलोक आश्रम में कोई हथियार या बंकर पाया गया है तो इसकी रिपोर्ट 3 से 4 दिन में पेश की जाए। साथ ही चंडीगढ़ प्रशासन ने भी पूरे प्रकरण में हुए खर्च की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पेश रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस इंतजाम में 3 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च हुए हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार से भी खर्च का ब्यौरा मांगा है। Have also been directed to submit a detailed account statement as to the expenditure incurred in the operation to arrest Rampal. Rampal will now be produced before the High Court in the contempt proceedings on the 28th of this month. On behalf of Rampal, his counsel submitted that Rampal was actually in captivity within the ashram.
पेशी के बाद रामपाल के वकील एस.के. गर्ग ने कहा कि रामपाल बीमार थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रामपाल को उनके आश्रम में बंधक बनाया गया था। पहले बीमार थे और वो खुद कैप्टिविटी में थे, खुद बंधक बनाया हुआ था उनको, इसलिए वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। वरना तो मैटर कुछ नहीं था, कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट थी। कोर्ट में पेश होते नोटिस ही हुआ था, कोर्ट का शुरू में नोटिस ही था, कोई नॉन अवेलेबल वारंट नहीं थी और वो पेश होते। बहरहाल रामपाल को पुलिस फिर से हिसार ले गई है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी, जहां पुलिस की यही कोशिश रहेगी कि रामपाल से ज्यादा जानकारी हासिल की जाए। चंडीगढ़ से सत्यवान महिवाल के साथ ईशा ठाकुर, एवं तहलका, हरियाणा। तो हाईकोर्ट में पेशी के बाद रामपाल को हिसार ले जाया गया है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। 28 नवंबर को फिर से माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना के केस में पेशी होगी तथा अब उसे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए हिसार पुलिस सुरक्षा में भेज दिया गया है। डीजीपी ने यह भी कहा कि जिन 6 लोगों की मौत हुई है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद 2 और नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह भी बताना चाहूंगा कि 2 अन्य मुकदमे एफआईआर नंबर 429 और 430 भी थाना बरवाला में दर्ज किए गए हैं। दोनों ही ये मुकदमे मर्डर से संबंधित हैं और जो 6 मृत्यु हुई हैं वो इन दोनों मुकदमों में कवर की गई हैं और इन मुकदमों में इन मृत्युओं का आरोप रामपाल और उसके सहयोगियों पर मुकदमा दर्ज कराने वाले इन मृतकों के वारिसान ने लगाया है। इन सभी 6 मृत शरीरों का पोस्टमार्टम हो चुका है। तो डीजीपी का कहना है कि आश्रम से सभी समर्थकों को बाहर निकाल लिया गया है और अब एसआईटी ने आश्रम की तलाशी शुरू कर दी है। आश्रम से लोगों का निकलना जारी रहा और 4000 के आसपास कुल व्यक्ति, जिसमें लगभग 1500 महिलाएं हैं, आज भी आश्रम से बाहर निकले हैं। अब आश्रम पूरी तरह से खाली है। हमारी एसआईटी, जिसके हेड जो हैं वो एसपी हिसार हैं, उसमें 2 डीएसपी हैं, 4 इंस्पेक्टर हैं, एक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एसएसओ हैं और सपोर्टिंग स्टाफ है और जिसके साथ एक साइबर यूनिट, लैपटॉप और हार्ड डिस्क इत्यादि पकड़े गए हैं, इनकी जांच के लिए सहयोग करने के लिए लगाया गया है। ये टीम सर्च के साथ थोड़ी देर पहले आश्रम में दाखिल हो चुकी है। आश्रम का एरिया बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि यह सर्च हम जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो रामपाल को कल रात को तकरीबन 9:21 पर गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद पंचकुला में उनका मेडिकल हुआ और उसके बाद आज हाईकोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान जो दलील दी गई, वहां पर रामपाल की ओर से उनके जो वकील बता रहे थे कि रामपाल को खुद बंधक बनाकर रखा गया था। चलिए चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। आज जो निर्देश दिए गए हाईकोर्ट की ओर से, उन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और मेरे साथ पैनल में जो मौजूद हैं, मैं बता दूं, रेखा शर्मा जी हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सीमा चौधरी जी हैं जो कि इनेलो की नेता हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी हैं, कार्यकारी संपादक हैं एवं तहलका हरियाणा के। चलिए सबसे पहले धीमान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जी धीमान साहब, काफी दिनों के बाद ये जो चल रहा था ड्रामा, आखिरकार उसका एंड हुआ है। गिरफ्तार कर लिया गया, मेडिकल हुआ और कोर्ट में पेश कर दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात रामपाल कह रहे हैं, जो दलील दे रहे हैं, वो शायद बचने के लिए कि मुझे खुद बंधक बनाकर रखा गया था। इसको किस तरीके से देखते हैं? कोई भी अभियुक्त जब कोर्ट में पेश होता है, वो अपने पक्ष में अदालत में भी और पुलिस के पास भी यही दलील देता है कि मैंने ये अपराध नहीं किया है, मैं इसमें आरोपी, मुझे गलत बनाया गया है, या जैसी ये दलील दी गई कि मुझे खुद बंधक बना के रखा हुआ था। बंधक बनाने वाले कौन थे? पहले तो बात है, उनकी इस दलील पे विश्वास नहीं किया जा सकता पहली नजर में जी। लेकिन फिर भी ये अदालत में दलील दी जाएगी, जो निचली अदालत होगी जिसमें केस ट्रायल होगा, उसमें
अदालत क्या फैसला लेगी तो उस वक्त पता लगेगा। जी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर अगर इनको खुद को बंधक बनाया गया था, अगर हम इन्हीं की बात को सच मान लें जी, तो इनको बंधक बनाने वाले कौन थे? बिल्कुल। वो भी इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के समर्थक थे। और जो अंदर महिलाएं और बच्चे जिनको बंधक जबरन तौर पर रखा हुआ था, जो महिलाएं और बच्चे बाहर निकले हैं, उन सब ने ये बताया, पत्रकारों को बताया, पुलिस को भी बताया, और अन्य जो वहां के नागरिक थे जो उनकी मदद कर रहे थे उनको भिजवाने के लिए उनके स्थानों पर, उनको भी बताया कि हमारे साथ जबरदस्ती करके हमें रोका गया और हमारे साथ जाती हुई। जी, तो ये बात तो बिल्कुल नहीं मानी जा सकती रामपाल की इस दलील में, इस ड्रामे में। एक प्रकार से जैसे पहले ड्रामे इनके अनुयायी या इनके समर्थक या इनके जो प्रवक्ता जी, पहले ही झूठे या गलत बयान देकर भ्रम की स्थिति पैदा करते रहे और ये कहते रहे कि रामपाल आश्रम के अंदर नहीं है, उसका इलाज कहीं और बाहर हो रहा है। और एवन तहलका लगातार ये बता रहा था सच्चाई क्या है, और एवन के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा वो भी कह रहे थे कि ये आश्रम के अंदर ही है 100%। बिल्कुल। तो ऐसी झूठी बातें पहले इनके समर्थकों के द्वारा कही गई और अब वही झूठी बातें ये रामपाल ने अदालत में कही हैं। और रामपाल पहले ये कहता रहा कि मैं बीमार हूं, हालांकि सरकारी डॉक्टर वहां पर जब चेक करने गए थे सरकारी डॉक्टर्स ने भी कहा बीमार है। जी, अब तो ये भी जांच होने की स्थिति में, अब मुझे लगता है इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जिन सरकारी डॉक्टर्स को डीसी हिसार ने जांच करने के लिए भेजा था कि क्या वास्तव में रामपाल बीमार है, जी, वो जो सर्टिफिकेट उन्होंने दिया था जिसपे हाई कोर्ट ने कहा था कि ये मेडिकल बोर्ड ही गलत, हाई कोर्ट से नहीं लिया गया इसके आदेश, जी, उनकी भी इस बात की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया कैसे। बिल्कुल। और तीसरा जो मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु है रामपाल का, जैसे आज हमने ये कहा कि सतलोक से अब ये जेल लोक तक पहुंच गए हैं, ये आज से कहानी स्टार्ट दोबारा फिर हो गई है। जिस हत्या के मामले में जमानत मिली हुई थी, जिस हत्या के मामले में जमानत मिलने के बाद हिसार के बरवाला में नया आश्रम बनाया था, बिल्कुल नई तकनीक के साथ, बिल्कुल नई सुख सुविधाओं के साथ, उसमें आज हाई कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है। नंबर 1। नंबर 2, हिसार में इस पूरी जो पुलिस ने एक्शन लिया है 6 एफआईआर दर्ज हुई हैं, बिल्कुल, जिसमें देशद्रोह का भी मामला और हत्या का भी मामला है। इनमें अब बारी बारी सर या सब एक साथ अलग अलग करके अदालतों में इनको पेश किया जाएगा, और पेश करने के बाद इनको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। और एक जानकारी और दर्शकों को दे दूं, 425 के आसपास या 490 के आसपास या 65 जितने भी गिरफ्तार किए हैं जिनको जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है, बिल्कुल मेरी जानकारी के मुताबिक, जो मैंने जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक इनमें से बहुत सारे लोगों को अब पुलिस रिमांड पर कोर्ट से लिया जाए। इन्वेस्टिगेशन जारी हो गई है। हिसार ये पहुंच गए और इनको पुलिस के कस्टडी में कल अदालत में पेश करके पुलिस कस्टडी मांगी जाएगी। जी, बिल्कुल। तो अब शिकंजा पूरी तरीके से कस गया है। रामपाल शायद, जैसा मैंने पहले कहा, सोच रहे होंगे कि शायद मैं पेश हो जाता तो वो अच्छा रहता, लेकिन अब शिकंजा कस गया है। कई और नए मुकदमे दर्ज हो गए हैं और जिस पहले मुकदमे में उनको जमानत मिली हुई थी वो भी रद्द हो गई है। रोहतक की बात करें, हिसार में और अब हाईकोर्ट में भी कई सारे मुकदमों की सुनवाई होगी और शायद अब जेल में ही बाकी की जिंदगी कटेगी संत रामपाल की। चलिए, मेरे साथ रेखा शर्मा जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। रेखा शर्मा जी, पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने बहुत अच्छे तरीके से कामयाबी हासिल की है इस पूरे ऑपरेशन में, लेकिन आपको नहीं लगता जो इतने दिन लग गए, ये बहुत पहले ही ये जो ड्रामा है इसका एंड हो जाना चाहिए था? जो इतना खर्चा हुआ है, इतना वहां पर जहमत उठानी पड़ी पुलिस को, इतने लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की जान चली गई, ये बच सकती थी। देखिए, सरकार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपने जान की बात की, ये जान बचाने की ही लिए इतने दिन लग गए, और जितने भी ये प्रिकॉशंस लिए गए वो इसीलिए लिए गए कि जो अंदर महिलाएं और बच्चे और जो लोग वहां पे मौजूद हैं उनकी जान बचाई जाए। आपको ये जानकारी होगी कि पुलिस की तरफ से एक भी गोली नहीं चलाई गई इस पूरे घटना में, और ये पुलिस के कारण जो भी 6 मौत हुई हैं वो पुलिस के कारण या सरकार के कारण नहीं, वो अंदर जो जबरदस्ती उनको बंद किया गया था और सफोकेशन के कारण। वो अब पता चलेगा, जो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है कि आएगी जो कि वो मृत्यु हुई किस लिए, लेकिन वो पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई भी अनदेखी नहीं हुई जिनके कारण वो मौत हुई है। तो ये जो जितना टाइम लगा वो सिर्फ इसलिए कि हमें जाने ज्यादा प्यारी थी, हमें निर्दोष लोगों को बचाना जरूरी था और उसके साथ साथ ये पकड़ना भी, और वो दोनों काम हुए। सरकार ने उनको पकड़ा भी, आज पेश भी किया,
और ये आज की घटना तो नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से पिछले 10 साल से पनप ही रहा है। जी। तो ये बीजेपी के आते ही पकड़े गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही पकड़े गए। कांग्रेस की 10 साल में तो वो पनप ही रहे थे। वो ये जो जितने हथियार एक दिन के या 2 दिन के लिए से तो नहीं हुए, ये पिछले 10 सालों से ही हथियार इकट्ठे कर रहे होंगे। लेकिन आपने जो इतने दिन मौका दे दिया उसको, जो हजारों वहां पर करोड़ रुपया खर्च हो गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए ये जो रुपया इसलिए इकट्ठा ये खर्च किया गया कि हमें जानें बचानी जरूरी थी। अगर हम पहले ही दिन जिस तरह के हथियार और बॉम्ब्स और वो पेट्रोल बॉम्ब्स लेके अंदर बैठे हुए थे, अगर पहले ही दिन सरकार की तरफ से भी कुछ होता और ज्यादा स्टर्न एक्शन होते, तो मेरे ख्याल से वहां से ज्यादा गलत। पहले दिन अगर रोक दिया जाता, जो अंदर लोग हथियार लेकर जा रहे हैं, जो इतने 20-25 हजार लोग जमा हो गए, वो नाकामी किसकी है? ये नहीं, मैं इसको नाकामी नहीं मानती, क्योंकि ये बातचीत चल रही थी और सरकार को ये पूरा भरोसा था कि ये मेरे ख्याल से बातचीत से ये हल हो जाएगा। आखिरकार जब नहीं हुआ तो उनको वो एक्शन लेना पड़ा और वो बाहर निकाले। पहला हमेशा किसी भी सरकार का फर्स्ट स्टेप यही होता है। चलिए, रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि कांग्रेस की नेता है, वो कुछ कहना चाहती है इस पर। देखिए, मेरे को बहुत हंसी आ रही है रेखा शर्मा जी की ये बात सुनकर कि पहले बातचीत करने की कोशिश की गई और उसमें 10 दिन का समय लग गया। मेरा ये मानना है कि सरकार 10 साल भी तो लगे। रेखा जी, पहले आपने अपने स्टेटमेंट की मेरी बात सुनी है, अगर आप सहमत नहीं होगी फिर बोलिएगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले ही मैच की पहले ही बॉल पे ये क्लीन बोल्ड हुए हैं। इनकी परफॉर्मेंस और इनकी जो अनप्लानिंग थी ये नजर आ रही है। पिछली बार जब 2006 में भी ये स्थिति आई थी, जब इनको अरेस्ट करना था, हमारे 10 होमगार्ड के जवान जाकर एक दिन में इनको अरेस्ट करके ले आए थे। इन्होंने ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों होने दी? जब 5 नवंबर को इनके पास वारंट थे कि अरेस्ट करना है और 10 तारीख की पेशी है, 7, 8 और 9 तारीख का बाबा जी ने वहां पे समागम ऑर्गेनाइज किया। इन्होंने उनको पूरा मौका दिया कि आप अपने श्रद्धालु, अपने समर्थक, अपने गैंग, अपना पूरा वहां पे असला इकट्ठा कीजिए और फिर आप वहां पे अड़े। और उसके बाद 10 दिन तक वहां पे इन्होंने 30,000 कर्मियों को वहां पे खड़ा किया और 60 करोड़ से भी ज्यादा रुपया खर्च हो गया। तो ये किसकी नाकामी है? ये सरकार की नाकामी है। जो इन्होंने 10वें दिन अपनाया है वो पहले दिन भी अपनाया जा सकता है। आपको लगता है? आपकी सरकार पर भी ये आरोप लगते हैं कि उस समय जब वो पूरा इतना साम्राज्य फैला रहे थे, उस समय सरकार देखिए, हमने उनको 2 बार अरेस्ट कराया, हमने उनको 2 साल की सजा भी कराई, 2 बार उनके ऊपर एसएलपी भी कराई। उनके जो प्रवक्ता है वो बार-बार इस बात की दुहाई देते हैं कि हुड्डा सरकार ने हमें चैन से नहीं रहने दिया क्योंकि हम इन चीजों को शह नहीं देते। पर मेरा यह मानना है कि बीजेपी जो सरकार है ये वोटों की राजनीति करती है। इसी तरह से इन्होंने सिरसा में जो बाबा के जो हैं उनके पास समर्थन लेने के बाद 30 एमएलए इकट्ठे जाके उनको धन्यवाद करके आते हैं। फिर दूसरी एग्जांपल, बिल्कुल ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया जी। दूसरी बात रामदेव बाबा जी है, उनको ये 30 बंदों की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह से बाकियों को शय मिलती है। आप रामदेव बाबा को और मेरे ख्याल से कंपेयर नहीं कर सकते। आप कल को साईं बाबा को भी इसके साथ कंपेयर करने लगेंगे। ये कंपैरिजन है कि आप वोटों की राजनीति करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप वोटों की राजनीति की है। एक आदमी जिसने 10 दिन तक जिसने कानून तोड़ा है और दूसरा आदमी रामदेव बाबा जैसे। चलिए, ये भी सवाल खड़ा हुआ है, उस पर आएंगे। यहाँ पर सीमा चौधरी है हमारे साथ, इनेलो की नेता है। सीमा चौधरी जी, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी चुप है, आपकी पार्टी कहीं ना कहीं साथ दे रही है बीजेपी का कि जो कुछ किया है सरकार ने ठीक किया है। नहीं, ये तो मैं नहीं कहना चाहूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि आप देखिए जो उच्च न्यायालय है वो एक हमारा भगवान का दर है और जो मान लिया जज साहब है वो हमारे भगवान के रूप हैं। अगर वो कोई आदेश देते हैं तो उसके साफ तौर पे उसको सरकार भी उसमें एक दायित्व लेना चाहिए कि जल्दी जल्दी एक्शन ले। और जो बाबा जी उनको भी चाहिए कि हम जल्दी से सरेंडर करें ताकि अगली कार्रवाई हो। मेरे ख्याल से 4 नवंबर को आदेश हुए थे कोर्ट के, उसके बाद इतने आज दिन हो गए, पूरे 10-12 दिन के बाद संतपाल इनको बाबा जी को खुद सरेंडर किया है। और वाकई में इतना देर जो हुई है, पुलिस की नाकामी है, इतनी देर उन्होंने जो पकड़ने में लगाई उनको, इतना करोड़ों रुपया जो सरकार की नाकामी नहीं है। आपके जो नेता है वो कहते हैं कि पुलिस की नाकामी है, पुलिस की सरकार की नाकामी नहीं है। यहाँ पे पुलिस की नाकामी है, सरकार की नाकामी नहीं मानते आप? नहीं, आप नहीं मानते सरकार की नाकामी है? सीमा जी, नहीं, देखो सरकार ने तो ऑर्डर कर दिया, हालांकि मतलब पुलिस को वहां चाहिए कि पुलिस वहां सीआरपीएफ के बड़े मतलब इतनी पुलिस को आदेश कौन देगा? पुलिस को आदेश कौन देता है? आप भी जानते हैं। नहीं, आदेश तो उन्होंने दिए होंगे, पर मैं तो कहूंगी पुलिस की भी नाकामी है कि पूरी मिलिट्री वहां आने के बावजूद भी इतनी देर लगी उनको गिरफ्तार करने में, इतनी हानि हुई और इतने समय दिया गया। चाहे सरकार की नाकामी समझो, किसी की भी समझो, कि भी उनको इतना
लड़ाई करने के लिए इतने लोग वहां इकट्ठा होने की वजह ये रही है। चलिए दीवान साहब आपके पास आते हैं। दीवान साहब, कहीं ऐसा तो नहीं ये सब स्क्रिप्टेड था कि इतने दिन लगेंगे और इस तरीके से ये ऑपरेशन चलेगा, ऐसा कुछ तो नहीं है? देखो, इसमें दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। एक तो ये कि जिस दिन हाई कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तार करके पेश करो जी, उसी दिन अगर एक्शन ले लिया जाता, निर्दोष लोग जिनकी आज दुहाई दे रही है हरियाणा सरकार भी, बड़ी मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक और डीजीपी तक सब अपनी पुलिस की ताल ठोक रहे हैं। हाँ। और विपक्षी दल तो चलो उनका काम होता है कहना, वो कहेंगे, लेकिन जो दिखता है विपक्षी दल भी अगर उसको बोलेगा तो उसको विपक्ष के तौर पे ना माना जाए जी। निर्दोष लोगों को अभी बचाया गया था, निर्दोष लोगों को तभी बचाया जा सकता था जी। एक्शन अभी भी लिया गया है, एक्शन तब भी लिया जा सकता था जी। लेकिन जो पहले सत्संग के नाम पे 3 दिन का सत्संग करके और उसको 7 दिन और एक्सटेंड किया गया जी, ये ठीक है कि पुलिस ने अपनी रणनीति बनाई, लेकिन देर से बनाई। इस देर की वजह से जो 6 निर्दोष जाने गई हैं, जिसमें 6 महिलाएं और एक मासूम बच्चा है। बिल्कुल। हालांकि इसमें हत्या का मामला दर्ज हुआ है रामपाल और उनके समर्थकों पर, लेकिन 6 जान जाना जिसकी ये अमूल्य जीवन है, इसका कोई पैसों से किसी को आंक नहीं सकते हैं। बिल्कुल। जो पैसा खर्च हुआ है ये अलग बात है जी। इससे भी इसको भी हाई कोर्ट कहीं ना कहीं जो जानकारी जुटाई है, तीनों सरकारों से पूछा है, तो कहीं ना कहीं रामपाल या उनके जो समर्थक है, उनकी संपत्ति है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को भी निर्देश दिया हाई कोर्ट ने कि रामपाल की जितनी भी टोटल संपत्ति है हरियाणा के अंदर उसकी जानकारी दी जाए। तो कहीं ना कहीं इसको कोरिलेट किया जा रहा है, लेकिन ये बेशक देर से हुआ ये एक एक्शन, और 6 जाने निर्दोष जाने जो गई हैं उस कमी को कोई भर नहीं सकता, दूर नहीं कर सकता, इसलिए आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है सरकार को भी और प्रशासन को। इसके बावजूद अगर वहां पर ये जो अंदर जिनको कह रहे हैं कि बंधक बना के रखा हुआ था, जो बाहर अनुयायी आए हैं, निकले हैं बहुत दूर दूर से, मासूम लोग सिर्फ भगवान का नाम लेकर के यहाँ से बहुत हर प्रकार का जो दुख है दूर हो जाता है। ये जो जिसको धोखा मैं कह सकता हूं, लोगों को धोखा दिया जा रहा है इस नाम पे, और आज रामपाल की वजह से जी हाई कोर्ट ने जो एक और सख्त एक अपना लाइन दी है जी कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में जितने भी डेरे हैं उनमें जितने भी क्या हथियार, किस प्रकार का हथियार प्रयोग हो रहे हैं और किस प्रकार की वहां की एक्टिविटीज है, उनके बारे में जानकारी मांगी है। इससे उन डेरों पे भी अब नकेल एक प्रकार से कसने की तैयारी हो चुकी है। और ये कसने की तैयारी क्यों हो रही है? जैसे अभी रंजिता जी ने कहा, रेखा शर्मा जी के बारे में भी कहा कि वहां पर 33 MLA चले गए, वहां पर उनकी मांगे मानी गई और नतमस्तक होकर रहे। और डेरा सच्चा सौदा ने भी खुले तौर पर कभी आज तक ऐसे समर्थन नहीं दिया, एक 2007 में दिया पंजाब। बिल्कुल बिल्कुल। ये डेरे भी राजनीति का शिकार हो रहे हैं, या राजनीतिक लोग इनको प्रयोग करते रहे हैं, बिल्कुल, इसलिए डेरे पनप रहे हैं। पंजाब में ज्यादा है, हरियाणा बेशक कम है। अब कहीं ना कहीं हमें ये देख के जो हमारे राजनीतिक लोग हैं उनको इससे दूर होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कारण यही है, डेरे पनप रहे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति, जिस तरीके से अभी पिछले चुनाव में ही जो डेरा है सिरसा का, उसने शरेआम वहां पर सपोर्ट किया था बीजेपी को, और बीजेपी के नेता भी वहां पर फिर धन्यवाद करने गए थे। और सरमिता जी एक और जानकारी दूंगा, उसके बाद रंजिता जी कुछ कहना चाहती हैं जी। डेरा सच्चा सौदा के मामले में भी हाई कोर्ट अब बहुत सख्त हो गया है जी। वहां पर 165 लोगों को नपुंसक बनाए जाने की जो याचिका है, उस पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट मांगी है। बिल्कुल बिल्कुल। 3 केस ऑलरेडी सीबीआई के चल रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं मामला डेरों पे, जितने भी डेरे हैं उन पे कंजा कसने की तैयारी हो चुकी है और अदालत ने ज्यादा सख्त रुख अपनाया है। रंजिता मेहता कुछ कहना चाहती है? यस। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं दीवान जी की बात पर, जो डेरे की बात ये कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो नपुंसकता ये कह रहे हैं कि 150 लोगों की गई, ये सरकार की नपुंसकता है। इन्होंने डेरा बाबा का जो सुनने सूत्र है, जो सुनने में आया है कि इन्होंने उनको इस तरीके से डराया और धमकाया भी इलेक्शन के ड्यूरिंग कि अगर आप हमें समर्थन खुलेआम नहीं देंगे, टीवी चैनलों पे नहीं देंगे और अपनी वोटें नहीं डलवाएंगे, तो आपका भी हशर कहीं ना कहीं आसाराम बापू जैसा हम करेंगे। तो जस्ट राजनीति करने के लिए, वोटें बटोरने के लिए इस तरीके के बाबाओं को शय दी जाए, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये कहीं ना कहीं सरकार की नपुंसकता दिखाती है कि वो सरकार की नपुंसकता है। ऐड और कहूंगा रंजीता जी की बात में, क्योंकि अब आज ये विपक्ष में है 10 साल का राज करने के बाद जी, और इतने सालों को विपक्ष के बाद रेखा जी आज सत्ता में है, उनकी पार्टी सत्ता में है, लेकिन Z+ सिक्योरिटी रंजीता मेहता जी ने कहा कि रामदेव जी को दी गई है, लेकिन Z+ सिक्योरिटी डेरा सच्चा सौदा को कांग्रेस ने दी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए।
और मैं बता दूं, डेरा सच्चा सौदा ने 2007 में कांग्रेस को समर्थन दिया था पंजाब में, और हरियाणा में भी बिल्कुल ओपन नहीं दिया, कहीं ना कहीं मूक दर्शक होकर उन्होंने समर्थन दिया। बिल्कुल अपने ये राजनीति। अब आज तक ये बताइए, कांग्रेस कितने विधायक जाके वहां पे 30 इकट्ठे होकर आगे पीछे मिलते रहे। मेरे पास वो सूची है, हमेशा आपके पास भी जानकारी होगी। मैं इसको ये आरोप, मैं इस आरोप में नहीं फंसाना चाहता, कांग्रेस को बीजेपी के बीच में नहीं फंसाना चाहता इस सारे डेरों को। मैं ये कह रहा हूं कि ये डेरों ने इतनी महत्वता बना ली है, इनके पास इतना बड़ा वोट बैंक है कि सभी पार्टियां, हम कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर क्यों आरोप लगाएं, और दूसरी पार्टियां भी, अन्य राज्यों की भी, महाराष्ट्र में भी डेरा सच्चा सौदा का बड़ा एक अनुयायी संगठन है, वहां पर भी दूसरे, वहां तो बीजेपी और कांग्रेस का, दूसरी वहां पर भी स्थानीय पार्टी हैं। ये इतनी नतमस्तक हो गई इन बाबाओं को आगे, बिल्कुल आप बाबाओं के ऊपर शिकंजा कसने की जरूरत है। डरती हैं जो सरकारें हैं, वो डरती हैं कहीं ना कहीं कि वोट बैंक इनके पीछे बहुत है। रेखा शर्मा जी आपके पास आते हैं। अब जो नया फरमान दे दिया, एक तरह से नए निर्देश दे दिए, जो दूसरे डेरे हैं उनकी भी जांच की जाए। अभी जानकारी जुटाई। हाँ, कैसे आपकी पार्टी क्या जांच करेगी? अगर डेरा सच्चा सौदा की बात आ जाती है, खुले तौर पर आपको समर्थन मिल गया, आप उनकी वजह से जीत गए, सत्ता में आ गए, अगर कल को ऐसी बात आती है, जहां तक कोर्ट का ऑर्डर है, सरकार उसको वर्ड बाय वर्ड मानेगी और जांच वैसे ही करेगी जैसे कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं। जहां पर कभी भी कोर्ट के ऑर्डर या कभी सरकार ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि उनको फॉलो ना किया हो, और अभी भी वो वैसे का वैसा करेगी। जहां तक दिमान जी ने अभी बताया कि कांग्रेस अपने 10 साल के राज्य में यहां पे भी और सेंटर में भी ये सारे काम करती रही है, जेड सिक्योरिटी भी देती रही है इन डेरों को, वहां जाती भी रही है, वोट भी बटोरती रही, और यही नहीं, हिंदू धर्म को एक जगह कर दे तो आप दूसरे धर्मों को ये वोट की तरह से यूज करती रही है। आप किसी भी मुस्लिम धर्म को तो इन्होंने कांग्रेस ने किया नहीं, ये भी उसी ट्रैक पे चलना चाहते हैं, इसलिए नहीं करना चाहते। जातिवाद की राजनीति है वो बीजेपी करती आई है, बीजेपी को बढ़ावा जातिवाद है। यहाँ आज जब हमने पहली बार ऐसा है कि नॉन जाट यहाँ पे आपको वो दिया है चीफ मिनिस्टर, ये सिर्फ जाटों की राजनीति करते रहे। जातिवाद अगर देखा जाए तो सिर्फ कांग्रेस आपने नॉन जाटों की कर ली। हम जातिगत जो है राजनीति उस पर नहीं जाएंगे, यहाँ बाबाओं की राजनीति जो है, और बाबा कितनी राजनीति को प्रभावित करते हैं ये भी हमें देखने को मिलता है। सीमा चौधरी जी, आपकी पार्टी ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाई, जो डेरे हैं या जो बाबा हैं, जो नेशनल पार्टियां हैं, कभी कांग्रेस का समर्थन करते हैं जो डेरे होते हैं और कभी बीजेपी का समर्थन करते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है, जो भी डेरे हैं या जो संत आश्रम खोल के बैठे हैं, जो भी गुरु लोग हैं, इन्होंने पिछले आप सतयुग में देखिए, पिछले जाके जैसे गुरु विशिष्ट हुए हैं, जो भी है, जो बच्चे उनके गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं, उनको प्रीच करते हैं, तो वो क्या करते हैं, शिक्षा, चाहे वो कोई किसी गरीब, उसमें राजा का बच्चा है या छोटे बच्चों, समान शिक्षा देते हैं और राजनीति में नहीं पढ़ते। अब इस डेरे के बारे में क्या सोचना है? जो बाहर लोग निकल रहे हैं, सीमा चौधरी जी, जो कह रहे हैं हमें बंधक बनाकर रखा गया, वो पछता रहे हैं वहां आकर। वही कहना चाह रही हूँ ना कि मतलब एक तरफ से जो हमारी संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति है, जो कि बाबाओं गुरु जो धारण करती हैं, उनका कहीं ना कहीं उस संस्कृति पे ठेस पहुंची है, और लोग अब डेरों से डरेंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि महिलाएं, बच्चे जो कि आज बिल्कुल अंधविश्वास हो गए, वो अपने घरों को छोड़कर भगवान ढूंढने डेरों में जाते हैं जहाँ के भगवान नहीं है। और कहीं ना कहीं इस समाज के लिए ये बहुत अच्छा लेसन भी है। और एक चलिए ये पता चलेगा कि ये समाज के लिए लेसन है, या लोग जो डेरे में जाने से डरेंगे, या लोग क्या सीख लेंगे। ये जो कार्रवाई हुई है, ये जो प्रकरण हुआ है, फिलहाल हाईकोर्ट ने बहुत कड़े निर्देश दिए हैं, कई तरीके की रिपोर्ट सरकार से भी मांगी है, पुलिस से भी मांगी है। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।